आयुष्य पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। आयुष्य पथ में स्वागत है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप एक बहुत सुंदर पार्क में हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, लेकिन उनकी खुशबू लेने की जगह क्या होता है, आपको एक के बाद एक शायद 10 छींकें आ जाती हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। एलर्जी, है ना? हमारे जीवन के ऐसे ही छोटे छोटे सुखों को ये मुश्किल बना देती है। और ये सिर्फ छींकों तक ही सीमित नहीं है। मतलब त्वचा पर लगातार खुजली होना, नाक का बहना या फिर सांस लेने में भारीपन लगना, ये एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत से लोग हर रोज लड़ते हैं, खासकर जब मौसम बदलता है या धूल मिट्टी ज्यादा हो। बिल्कुल। और हम अक्सर इसका समाधान दवाओं में ढूंढते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही अलग, एक प्राचीन दिशा की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि इस समस्या का समाधान शायद हमारी उंगलियों में ही छिपा है। आज हम बात करने वाले हैं भ्रमर मुद्रा की, जिसे योग विज्ञान में एलर्जी विनाशक भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, एलर्जी विनाशक। और इसका इतिहास भी मतलब बहुत दिलचस्प है। संस्कृत में भ्रमर का मतलब होता है मधुमक्खी। अगर आप इस मुद्रा को देखें भी तो हाथ की जो आकृति बनती है वो कुछ कुछ मधुमक्खी जैसी लगती है। और इसका जिक्र सिर्फ योग में नहीं है, बल्कि अभिनय दर्पण और नाट्यशास्त्र जैसे शास्त्रीय नृत्य के ग्रंथों में भी मिलता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकना होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि उंगलियों को एक खास तरीके से रखने से शरीर के अंदर एलर्जी पैदा करने वाले केमिकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनने में थोड़ा सा जादुई सा लगता है। क्या इसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार है जो इसे सिर्फ एक विश्वास से ज्यादा बनाता हो? ये सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब ही इस मुद्रा का सार है। ये जादू नहीं है, बल्कि ये शरीर की अपनी आंतरिक प्रणाली को समझने का एक विज्ञान है। इसके काम करने का तरीका आयुर्वेद के पंचतत्व सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारी उंगलियां इन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना? बिल्कुल सही। हर उंगली एक तत्व से जुड़ी है। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व का और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर वो वायु तत्व का प्रतीक है। अब सोचिए, एलर्जी में होता क्या है। शरीर में एक तरह की अस्थिरता, एक बेचैनी और एक ओवर रिएक्शन होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसी को वायु तत्व का बढ़ जाना या असंतुलित हो जाना कहते हैं। अच्छा, तो ये जो छींकें, खुजली, बेचैनी है, ये सब शरीर में बढ़ी हुई हवा या वायु का लक्षण है? एकदम सही। अब भ्रमर मुद्रा क्या करती है? इस मुद्रा में हम वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली तर्जनी उंगली को मोड़कर अग्नि तत्व यानी अंगूठे की जड़ में दबाते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से शरीर में बढ़ी हुई और अनियंत्रित वायु को अग्नि से नियंत्रित करने जैसा है। एक तरह से ये शरीर के आंतरिक थर्मोस्टैट को रीसेट करने जैसा है, जिससे वो जो अति प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है वो शांत होती है। ये तो एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का जो वायु तत्व का असंतुलन है, उसे हम आज के मेडिकल भाषा में हिस्टामाइन की अति प्रतिक्रिया या एक ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम कह सकते हैं? क्या हम एक ही चीज को दो अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दोनों ही मॉडल्स शरीर की एक ही स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जहां शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो हानि रहित चीजों को, जैसे धूल के कण या पॉलन, उनको भी दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है। भ्रमर मुद्रा इसी अति उत्साहित रक्षा तंत्र को शांत और अनुशासित करने का काम करती है। ये शरीर को कहती है, शांत हो जाओ, ये कोई असली खतरा नहीं है। तो ये सीधे इम्यून सिस्टम के व्यवहार को ही संतुलित कर रही है। ये तो बहुत गहरा असर हुआ। तो ये किन-किन तरह की एलर्जी पे ज्यादा प्रभावी होती है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये धूल, मिट्टी, परागकण यानी पॉलन से होने वाली जो नाक की एलर्जी है, जिसे हे फीवर भी कहते हैं, और त्वचा पर होने वाले चकत्ते या पित्ती, जिसे हाइव्स कहते हैं, उसमें खास तौर पर असरदार है।
इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा फायदा साइनसाइटिस में देखा गया है। साइनसाइटिस तो बहुत ही आम और परेशान करने वाली समस्या है। सिर और चेहरे में भारीपन, नाक बंद रहना। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइनस कैविटी में कफ मतलब म्यूकस जम जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। ये मुद्रा शरीर में वायु के प्रवाह को ठीक करती है, जिससे वो जमा हुआ कफ ढीला होकर निकलने लगता है। ये फेफड़ों और बड़ी आंत के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और आयुर्वेद में इन दोनों अंगों को शरीर की शुद्धि और श्वसन तंत्र का केंद्र माना गया है। ये तो शरीर की पूरी आंतरिक सफाई की प्रक्रिया शुरू करने जैसा लग रहा है। अच्छा, इन दावों को लेकर क्या कोई व्यावहारिक प्रमाण या अनुभव भी हैं? हमारे स्रोत आयुष्य मंदिरम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का जिक्र करते हैं। वहां के क्या अनुभव रहे हैं? हाँ, उस संस्थान का अनुभव इस मुद्रा की प्रभावशीलता पर और रोशनी डालता है। उन्होंने ये पाया कि जब भ्रमर मुद्रा को भ्रामरी प्राणायाम के साथ जोड़ा जाता है तो इसके नतीजे कई गुना बेहतर हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हम मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हैं। वो कंपन और इस मुद्रा का ऊर्जा संतुलन, ये दोनों मिलकर शरीर पर बहुत गहरा शांत प्रभाव डालते हैं। ये तो एक शक्तिशाली संयोजन लगता है। बहुत ज्यादा। स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है। उन्होंने उन मरीजों पर इसका अध्ययन किया जो लंबे समय से ब्रोंकाइटिस और सांस की नली की सूजन से पीड़ित थे और नियमित अभ्यास से उन्हें अद्भुत लाभ मिला। और यहीं पर स्रोत एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की तरह। ये बहुत बड़ा दावा है। एंटीबायोटिक तो बाहरी बैक्टीरिया को मारती है। एक मुद्रा ये काम कैसे कर सकती है? देखिए, ये एक रूपक है लेकिन बहुत सटीक है। एंटीबायोटिक बाहरी दुश्मन पर हमला करती है, जबकि यह मुद्रा शरीर की अपनी सेना यानी इम्यून सिस्टम को ही इतना कुशल और अनुशासित बनाती है कि वो सूजन पैदा करने वाले आंतरिक कारकों को खुद ही नियंत्रित कर लेती है। तो ये बाहरी दुश्मन से लड़ने के बजाय अपने ही सैनिकों को शांत करने जैसा है, जो बेवजह हर चीज पर हमला कर रहे थे। ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सक्रिय करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो यह सिर्फ लक्षणों को नहीं दबा रही, बल्कि समस्या की जड़ यानी शरीर की अति प्रतिक्रिया की आदत, उस पर काम कर रही है। तो अगर यह समस्या की जड़ पर काम करती है, तो क्या इसका मतलब है कि लंबे समय तक अभ्यास करने से एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो सकती है, या यह सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने का एक तरीका है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोतों के अनुसार नियमित और लंबे अभ्यास से शरीर का जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो बदलना शुरू हो जाता है। मतलब उसकी अति प्रतिक्रिया करने की आदत कम हो सकती है। कई लोगों के लिए ये एलर्जी को जड़ से नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती है, जबकि कुछ के लिए ये लक्षणों को मैनेज करने का एक बहुत प्रभावी तरीका बन सकता है। ये व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये सब सुनने के बाद तो मन में यही सवाल उठता है कि भाई, इसे करना कितना मुश्किल है? क्या इसके लिए कोई खास तैयारी चाहिए, या मैं और आप इसे अभी यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बहुत सरल है। आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर सुखासन या पद्मासन में। जरूरी ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेकिन शरीर में कोई तनाव ना हो। ठीक है, आरामदायक स्थिति में बैठकर फिर क्या करना है? विधि बहुत सटीक है, तो ध्यान से सुने। ओके। पहला, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को मोड़े और उसे अंगूठे की जड़ में, मतलब हथेली पर जहां अंगूठा शुरू होता है, वहां हल्के से लगा दें। ठीक है। दूसरा, अब अपने अंगूठे के सिरे को मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर के नाखून के बगल में या उसके पहले जोड़ पर स्पर्श कराएं। मतलब अंगूठे और बीच की उंगली का सिरा आपस में मिलेंगे। ओके। और तीसरा, आपकी बाकी दो उंगलियां अनामिका यानी रिंग फिंगर और कनिष्का लिटिल फिंगर, वो सीधी और शिथिल रहेंगी। उनमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। बस दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर उन्हें अपनी गोद में या घुटनों पर रख लें और हथेलियां आसमान की तरफ खुली हों। ठीक है, तो तर्जनी उंगली अंगूठे की जड़ में और अंगूठे का सिरा बीच वाली उंगली के सिरे से मिलेगा, बाकी दो उंगलियां सीधी। इसमें सांस का क्या करना है? उसे भी नियंत्रित करना है? पर और उंगलियों के स्पर्श से हो रहे हल्के दबाव पर होना चाहिए। शुरुआत में आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। और इसे कितनी देर तक किया जा सकता है अगर समस्या गंभीर हो तो? स्रोतों के अनुसार इसे 45 मिनट तक भी बनाए रखा जा सकता है।
अगर एलर्जी के लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, जैसे लगातार छींकें आ रही हैं, तो आप इसे दिन में 3 से 5 बार, हर बार 15-20 मिनट के लिए कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से इसका स्थायी लाभ मिलता है। ये तो वाकई बहुत आसान लगता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इसे करने में क्या कोई सावधानियां हैं? और क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी एलर्जी की दवाएं लेना बंद कर दूं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। भ्रमर मुद्रा एक पूरक अभ्यास है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है, ये दवाओं का विकल्प नहीं है। अगर किसी को गंभीर एलर्जी या अस्थमा है तो उन्हें अपनी दवाएं जारी रखनी चाहिए और इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो मतलब अपनी एलर्जी की दवा फेंकनी नहीं है, बस उसके साथ साथ इसे भी अपनी आदत में शामिल कर लेना है। एकदम सही। ये आपकी मुख्य चिकित्सा में मदद करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। एक और बात, अगर मुद्रा करते समय आपकी उंगलियों में दर्द या कोई भी असुविधा हो तो जबरदस्ती ना करें। अभ्यास को रोक दें। अपने शरीर के संकेतों को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो भ्रमर मुद्रा योग विज्ञान की एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तकनीक है। यह हमारे शरीर की जो ओवर रिएक्टिव प्रणाली है उसे शांत करने का एक प्राकृतिक तरीका है, जो एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये प्राचीन ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आज की आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि कैसे एक साधारण शारीरिक मुद्रा, एक जेस्चर, हमारे शरीर की आंतरिक प्रणाली पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये सोचना ही अद्भुत है कि हमारी उंगलियों में शरीर के तत्वों को संतुलित करने की शक्ति छिपी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे एक भौतिक इशारा शरीर की केमिस्ट्री को, इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे शरीर की मुद्राओं, हमारे बैठने उठने के तरीकों और हमारी शारीरिक सेहत के बीच के उस गहरे अनदेखे संबंध की ओर इशारा करता है, जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और शायद यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी और कौन सी सरल भूली बिसरी प्रथाएं हो सकती हैं जो हमारी दादी नानी के नुस्खों में या प्राचीन ग्रंथों में छिपी हों और जिनमें आज की बड़ी बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान छिपा हो। शायद हमें बस उन्हें फिर से खोजने और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है।